मेरे प्यारे दोस्तों, विभव 24 स्टडी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भारत माता की जय। हम सभी लेखपाल की ताबड़तोड़ प्रैक्टिस क्लास कर रहे थे, जिसको हम आज भी कंटिन्यू करेंगे और इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को हम देखेंगे, जो लेखपाल मुख्य परीक्षा 19 जून 2022 को नस्तेनाबूद करने के लिए बहुत ही ज़रूरी और आवश्यक है। पहला प्रश्न है, काली घटा का घमंड घटा उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ये पहला ऑप्शन यमक अलंकार है, दूसरा ऑप्शन उपमा अलंकार है, तीसरा ऑप्शन उत्प्रेक्षा अलंकार है, चौथा ऑप्शन रूपक अलंकार है। तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन सही है, यमक अलंकार है। यमक अलंकार, जब वाक्य में एक शब्द कई बार आए और उसका अर्थ अलग अलग होता है तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। अन्य तीन ऑप्शन उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार, ये तीनों अर्थालंकार के भेद हैं। और शब्दालंकार के भेद श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, अनुप्रास अलंकार हैं। जिन वाक्य में उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसकी पहचान है, वाक्य में जनु जानो, जनहु जानहु, मनु मानो, मनहु मानो, जान निश्चय ही, ज्यों मकु शब्द आते हैं। ये शब्द आए तो हमको पहचान लेना है कि वाक्य में उत्प्रेक्षा अलंकार हैं। उपमा अलंकार, दो वस्तुओं या व्यक्तियों के पास रहकर जब तुलना की जाए तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। वाक्य में उपमा अलंकार पहचानने के लिए कुछ शब्द आते हैं, जो शब्द हैं सा, सी, से, सरिस, सदृश, सम, तुल्य, जिमि, जैसा, जैसी, की तरह, के समान शब्द आते हैं। रूपक अलंकार, रूपक अलंकार, इस अलंकार में उपमेय और उपमान की तुलना नहीं की जाती है। यहाँ पर उपमेय और उपमान को बराबर माना जाता है तथा उपमेय और उपमान के मध्य योजक चिन्ह लगा होता है। तो हमें समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर रूपक अलंकार है। अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है? पहला ऑप्शन बहुब्रीहि समास है, दूसरा ऑप्शन द्विगु समास है, तीसरा ऑप्शन कर्मधारय समास है, चौथा ऑप्शन द्वंद्व समास है। तो इसका ऑप्शन नंबर द्विगु समास सही है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। द्विगु समास दो शब्दों से मिलकर बना है, द्वि और गु। द्वि का अर्थ होता है दो और गु का अर्थ होता है गाय से। गु का अर्थ गाय से होता है, अर्थात द्विगु समास का प्रथम पद संख्यावाची और दूसरा पद संज्ञा हो या समस्त पद समूह या समाहार का बोध कराए तो वहाँ पर द्विगु समास होता है। जैसे द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, नवरत्न, पसेरी, दुपट्टा, सप्तहीन, अठन्नी, त्रिवेणी आदि हैं। लेकिन जब प्रथम पद संख्यावाची हो और दूसरा पद किसी प्रसिद्ध नदी का नाम हो तो वहाँ पर अव्ययी भाव समास होगा। जैसे पंचगंगम, द्वियमुनम। अब इसके अन्य ऑप्शन में है द्वंद्व समास।
द्वंद्व समास को भी हम विस्तार से जान लेते हैं। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। विग्रह के आधार पर इसके 3 भेद हैं। पहला इतरेतर, दूसरा एक शेष, तीसरा समाहार द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व किसे कहते हैं? जब सामासिक पद दिया हो और विग्रह करने पर और शब्द आए तो वहाँ पर इतरेतर द्वंद्व समास बनता है। जैसे दूध रोटी जला भुना, तो दूध रोटी का विग्रह होगा दूध और रोटी, जला भुना का होगा जला और भुना। एक शेष द्वंद्व। दूसरा है एक शेष द्वंद्व। एक शेष द्वंद्व योजक चिन्ह के दोनों तरफ विलोम शब्द मिले तो एक शेष द्वंद्व कहा जाता है। या एक के अंतिम वर्ण में औ की मात्रा मिले तो वहाँ एक शेष द्वंद्व होता है। जैसे मातरो, पीतरो, लाभ हानि। समाहार द्वंद्व। जब एक सार्थक शब्द के साथ निरर्थक शब्द रहे और बीच में योजक चिन्ह रहे तो उसे समाहार द्वंद्व कहते हैं। जैसे कपड़ा लत्ता, रोटी वोटी। इन शब्दों का विग्रह करने पर या बीच में आता है, जैसे कपड़ा या लत्ता। कर्मधारय समास। कर्मधारय समास को हम पॉइंट वाइज देखते हैं तो पहले पॉइंट पे है सामासिक पद में विशेषण विशेष्य का संबंध बने तो कर्मधारय समास कहा जाता है तथा विग्रह करते समय है जो शब्द का जोड़ दिया जाता है। जैसे महाकवि, महान है जो कवि। दूसरा पॉइंट है जब कोई उपसर्ग विशेषण के रूप में कार्य करे तो वहाँ पर कर्मधारय, जैसे सुपुत्र, कुपुत्र। योजक चिन्ह के दोनों तरफ विशेषण शब्द आने पर, जैसे लाल लाल, नुकीला नुकीला। जहाँ अगला पॉइंट है जहाँ पर उपमेय और उपमान की उपस्थिति होती है या एक की तुलना किसी दूसरे से की जाती है तो कर्मधारय समास बनता है। जैसे चरण कमल, देहलता, मृगनयनी आदि है। बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास को भी हम देख लेते हैं विस्तार से। जिस समास के दोनों पद प्रधान न होकर कोई तीसरा पद प्रधान होता है, विग्रह करने पर जिसका, जिसकी, जिसके, जिसको शब्द आता है। जैसे लंबोदर, दशानन, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री का विग्रह होगा मंत्रियों में जो हो सबसे प्रधान, प्रधानमंत्री। अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। वह स्वप्रमाण के साथ अपनी बात बताएगा। वह प्रमाण के सहित अपनी बात बताएगा। वह स्वप्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। इसका ऑप्शन नंबर 1 सत्य है। वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव शब्द का पहला ऑप्शन है प्यास, दूसरा ऑप्शन है प्रांगण, तीसरा ऑप्शन है आश्रम, चौथा ऑप्शन है उद्वेग। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सत्य है, प्यास। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? पहला ऑप्शन चाकुएं, दूसरा ऑप्शन चाकुओं, तीसरा ऑप्शन चाकू, चौथा ऑप्शन चाकुओं। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा, चाकुओं।
निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है तीखा, दूसरा ऑप्शन है अटारी, तीसरा ऑप्शन है निकृष्ट, चौथा ऑप्शन है गहरा। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है, निकृष्ट। निम्नलिखित वाक्यों में से मोटे छपे शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी है? अत्यधिक व्यवस्था से जीवन में नीरसता आ जाती है। पहला ऑप्शन है अत्यधिक, दूसरा ऑप्शन है अत्यधिक, तीसरा ऑप्शन है अत्याधिक, चौथा ऑप्शन है अत्याधिक। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, अत्यधिक। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अखिया हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस रांची, ए बतिया शून्य रूखी। फिर से सॉरी, अखिया हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस रांची, ए बतिया सुनि रूखी। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? पहला ऑप्शन है वीर रस है, दूसरा ऑप्शन है वियोग श्रृंगार रस है, तीसरा ऑप्शन है शांत रस है, चौथा ऑप्शन है संयोग श्रृंगार रस है। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही है, वियोग श्रृंगार रस है। अब रस से संबंधित हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है, करुण रस का स्थायी भाव शोक है, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है, हास रस का स्थायी भाव हास्य है, रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है, विभत्स रस का स्थायी भाव घृणा जुगुप्सा है, भयानक रस का स्थायी भाव भय है, अद्भुत रस का स्थायी भाव आश्चर्य है, शांत रस का स्थायी भाव निवृत्ति है, वात्सल्य रस का स्थायी भाव वत्सलता है, स्नेह है, दुलार है, भक्ति रस का स्थायी भाव भगवत विषयक रति है। श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। श्रृंगार रस में नायक नायिका के बीच प्रेम मधुर मिलन अथवा अलगाव का बोध होता है, तो वहाँ पर श्रृंगार रस होता है। संयोग श्रृंगार किसे कहते हैं? जब नायक नायिका साथ हों तथा प्रकृति के सुंदरता का वर्णन किया गया हो तो वहाँ पर संयोग श्रृंगार होगा। वियोग श्रृंगार जहाँ पर नायक नायिका साथ न हो तथा दुख का भाव हो परंतु भविष्य में मिलने की संभावना बनी रहे, वहाँ पर वियोग श्रृंगार होगा। इसके अन्य ऑप्शन को भी देख लेते हैं। वीर रस, वीर रस किसे कहते हैं? युद्ध अथवा कठिन कार्य करने के लिए मन में जो उत्साह भाव उत्पन्न होता है उसे वीर रस कहते हैं। शांत रस किसे कहते हैं? जब व्यक्ति संसार के सभी माया मोह को त्याग देता है और उनसे दूरियां बना लेता है, अर्थात मनुष्य वैराग्य को प्राप्त कर लेता है, तो ऐसी स्थिति में उत्पन्न हुए भाव को शांत रस कहा जाता है। अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की लगभग आधी जनसंख्या मात्र 5 राज्यों में रहती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इन 5 घनी जनसंख्या वाले राज्यों में से नहीं है? पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा ऑप्शन है बिहार, तीसरा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, चौथा ऑप्शन है महाराष्ट्र। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है, केरल। 2011 की जनगणना के अनुसार 5 बड़े राज्य का क्रम यूपी, महाराष्ट्र, बिहार,
पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश है। केरल की जनसंख्या 34.8 मिलियन है। केरल एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता था? कृषक आंदोलन का नेता था। पहला महात्मा गांधी, दूसरा BR अम्बेडकर, तीसरा अल्लूरी सीताराम राजू, चौथा बाबा रामचंद्र। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, बाबा रामचंद्र। बाबा रामचंद्र अवध के किसान आंदोलन का नेतृत्व किए थे। इनके व्यक्तिगत प्रयासों से 17 अक्टूबर 1921 को प्रतापगढ़ जिले में अवध किसान सभा का गठन हुआ। अगला प्रश्न, मशरूम किसके उदाहरण हैं? पहला ऑप्शन वायरस विषाणु के, दूसरा ऑप्शन लाइकेन सैक के, तीसरा ऑप्शन फंजाई कवक के, चौथा ऑप्शन बैक्टीरिया जीवाणु के। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है, फंजाई कवक के उदाहरण है। इसके संबंध में कुछ तथ्य हैं। फंजाई कवक मृतोपजीवी जीव हैं। यह हरित लवक की अनुपस्थिति में अपना भोजन नहीं बना सकता है। यह प्रोटीन का उत्तम स्रोत है। इसमें विटामिन बी एवं डी पाया जाता है। फंजाई यूकेरियोटिक जीव है। इसके अंतर्गत ईस्ट और गोल्डस आते हैं। अगला प्रश्न, दिल्ली मेट्रो को अपनी प्रथम ड्राइवर रहित रेलगाड़ी किस देश से प्राप्त हुई थी? फ्रांस से, रूस से, दक्षिण कोरिया से, USA से। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, दक्षिण कोरिया से। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन से थे? पहला ऑप्शन है राजस्थान और महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान और पश्चिम बंगाल, तीसरा ऑप्शन है राजस्थान और आंध्र प्रदेश, चौथा ऑप्शन है राजस्थान और पंजाब। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सत्य है। राजस्थान और आंध्र प्रदेश 2 अक्टूबर 1959 को यह लागू किया गया। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान राज्य के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। 11 अक्टूबर 1959 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आंध्र प्रदेश राज्य में भी पंचायती राज लागू किया। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश 1957 में बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत ने पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत घेरा हुआ है? 2.4%, दूसरा ऑप्शन 3.4%, तीसरा ऑप्शन 5.4%, चौथा ऑप्शन 6.4%। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब है। अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग पूर्वी प्रांत की राजधानी कौन सी थी? इसका पहला ऑप्शन है तक्षशिला, दूसरा ऑप्शन है पाटलिपुत्र,
तीसरा ऑप्शन है उज्जैन, चौथा ऑप्शन है तोसाली। तो इसका सही जवाब है तोसाली। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और उसकी राजधानी तोसाली पर अधिकार कर लिया। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल क्या है? मक्का है, चावल है, गन्ना है, गेहूं है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, गन्ना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल, प्रधानमंत्री। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब है, भारत का राष्ट्रपति। इसके बनाने की योग्यता है वह 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर रहा हो या 10 वर्ष तक वकालत किए हो। इसकी उम्र अधिकतम आयु 62 वर्ष तक होनी चाहिए। चयन कॉलेजियल प्रणाली द्वारा होता है, जिसमें 5 सदस्य होते हैं, 2 सुप्रीम कोर्ट के, 3 हाई कोर्ट के। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की योग्यता 5 वर्ष तक हाई कोर्ट में न्यायिक पद पर रहा हो या 10 वर्ष तक हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर चुका हो या पारंगत विधिवेत्ता रहा हो। इसका कार्यकाल अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक होना चाहिए। इसकी चयन प्रक्रिया कॉलेजियम प्रणाली पर आधारित है। वरिष्ठता के आधार पर मुख्य न्यायाधीश बनते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार ग्राम सभा की बैठक होनी चाहिए? तो पहला ऑप्शन 3, दूसरा 2, तीसरा 4, चौथा 6 है। तो इसका सही जवाब है 2। प्रत्येक गांव का 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोग ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता मुखिया या सरपंच करता है। इसकी एक वर्ष में कम से कम 2 बैठक होनी चाहिए। सरपंच या मुखिया चाहे तो इससे अधिक भी बैठक कर सकता है। 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 24 अप्रैल 1993 से इसे लागू किया गया। इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायत दिवस मनाया जाता है। 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा शहरी निकाय की व्यवस्था का प्रावधान किया गया। 1 जून 1993 को लागू किया गया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? 35 वर्ष, 25 वर्ष, 21 वर्ष, 18 वर्ष। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 21 वर्ष। एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने के लिए 21 वर्ष की आयु पूरी करना आवश्यक है। मतदाता की आयु 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा घटाकर 21 से 18 कर दिया गया।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय स्तर पर बच्चों के न्यून भार की प्रतिशतता का आकलन किस आवृत्ति पर किया जाना चाहिए? मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय स्तर पर बच्चों को न्यून भार की प्रतिशतता का आकलन किस आवृत्ति पर किया जाना चाहिए? किस आवृत्ति पर? अर्धवार्षिक स्तर पर, वार्षिक स्तर पर, मासिक स्तर पर या त्रैमासिक स्तर पर? तो इसका सही जवाब जो होगा वह होगा अर्धवार्षिक स्तर पर। ऑप्शन नंबर 1 सत्य है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। MGNREGA के अंतर्गत सामग्री संगठक के मामले में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किए गए निधिकरण का अनुपात होता है 100:0, 50:50, 25:75, 75:25। तो इसका सही जवाब होगा 75:25। MGNREGA के अंतर्गत सामग्री संगठक के मामले में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किए गए निधिकरण का अनुपात 75:25 है। पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों का यह अनुपात 90:10 हो जाता है। मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है। यह भारत में लागू एक रोजगार गारंटी योजना है। मेरे प्यारे दोस्तों, विभव 24 स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को पूरा देखने के बाद अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और आगे किस तरह का वीडियो बनाना है आप कुछ बता सकते हैं तो ज़रूर बताएं। और आप सभी स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। मेरे गोलगप्पों बहुत बहुत धन्यवाद।